ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोल रहा है कि भाई लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम के आपको 4 वर्टाइसेस में से 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए, और आपको ये बोल रहा है कि भाई बताइए जो चौथा कोऑर्डिनेट है उसके वर्टाइसेस क्या होंगे, राइट। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन एक मैं इजी अप्रोच बताता हूं जिससे हम इसका विद इन सेकंड में वैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि भाई एक पैरेललोग्राम है, ऐसे मैंने एक रैंडमली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जैसे मान लो एक स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करता हूं, ऐसे बताता हूं। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के 4 वर्टाइसेस है ए बी सी और डी। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, आपको बोल रहा था ये आएगा 1,1, देन बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 3,4, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए -2,8, एंड देन आपको बोल रहा है डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप ये बताइए। तो जैसे कि आप इसको देख रहे होंगे, देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन से? तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मुझे पता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इनके डिस्टेंस से मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, या फिर स्लोप का कंसेप्ट यूज करके मैं इसका वैल्यू निकाल लूंगा। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई इन दोनों के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वर्टाइसेस का जो मिड पॉइंट आएगा वही मिड पॉइंट इन दोनों वर्टाइसेस का भी आएगा, तो मैं ये भी अप्रोच लगा कि इसका आंसर निकाल सकता हूं। लेकिन मैं बोलूंगा भाई देखिए एक रेगुलर डायग्राम है, तो थोड़ा सा इसमें अपन लॉजिक लगाते हैं। मुझे लॉजिक का मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो सीधी सी बात है, जितना ये लाइन जितना इंक्लाइन रहेगा सेम इंक्लिनेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में बनेगा सेम रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में भी देखने को मिलेगा, या फिर आप ऐसा बोलिए कि जो रिलेशन यहां पे देखने को मिलेगा वही रिलेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अभी रिलेशन से क्या मतलब है, तो जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों में रिलेशन लगाता हूं, मैं बोलूंगा जो रिलेशन इधर रहेगा वही रिलेशन इधर रहेगा। तो आप मुझे बताइए यहां पे 3 है, यहां पे -2 है, तो 3 में से कितना माइनस करूं कि -2 हो जाएगा, तो डेफिनेटली -5 करना पड़ेगा। इसीलिए 1 -5 करता हूं तो इसका पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा -4, एंड देन मैं बोलूंगा यहां पे 4 है, यहां पे 8 हो गया y कोऑर्डिनेट, तो 4 का 8 हो रहा है, मतलब कितने से बढ़ाया 4 से, तो सेम इधर भी होगा, मतलब 1 + 4 कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा 5। इसीलिए मैं बोलूंगा कि पैरेललोग्राम का जो चौथा वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -4,5। आई होप क्लियर है, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मिक्सचर कंटेन लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द रेशियो इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों का जो क्वांटिटी रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। देन आपको बोल रहा है इफ ए न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3। तो ये बोल रहा है कि भाई पहले आपने एक मिक्सचर बनाया जिसमें दोनों चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगी, फिर उस मिक्सचर को शुगर सिरप के साथ में फिर से मिला दिया, कौन से रेशो में, तो आपको बोल रहा है 1:3 के रेशो में। और आपको बोल रहा है कि भाई बाद में बताइए लेमन जूस और शुगर सिरप इसका रेशो क्या रहेगा फाइनल मिक्सचर में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन और भी आसान तब बन जाएगा जब आप एक सिंपल एग्जांपल लेके या फिर वैल्यू लेके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान बनेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भाई पहले मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक मिक्सचर बनाया गया जिसमें लेमन जूस और शुगर सिरप दोनों सेम क्वांटिटी में था। मान लो ये भी 40 था, ये भी 40 था, तो जब इसको मैं मिलाऊंगा तो एक जो मिक्सचर बनेगा, क्या उसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लेमन भी 40 रहेगा और शुगर सिरप भी 40 रहेगा, मतलब टोटल 80 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला वाला जो मिक्सचर बना उसमें मैं बोलूंगा कि भाई दोनों का क्वांटिटी सेम है, टोटल क्वांटिटी 80 हो गया। ये मेरा अज्यूमिंग वैल्यू है, आप कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो। फिर आपको क्या बोल रहा है कि भाई ये जो मिक्सचर बन गया और बाद में आपने इसमें शुगर सिरप मिलाया, और शुगर सिरप का और इसका जो क्वांटिटी है, इसका और इसका जो क्वांटिटी है उसका रेशो आपको दिया है 1:3 में मिलाएंगे। अगर ये 1:3 में मिलाएंगे तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट यानी 80, तो 1 यानी 80, तो 3 यानी कितना हुआ 240। मतलब ये हुआ कि यहां पे जो शुगर सिरप रहेगा ये 240 यूनिट का होना चाहिए। अब आप एक चीज समझिए, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो फाइनली जो मिक्सचर बनेगा उसमें अगर आप देखेंगे लेमन जूस कितना रहेगा 40, एंड शुगर सिरप की बात करूं तो 240 और ये 40, मतलब शुगर सिरप रहेगा 280। अब आपको ये पूछा हुआ है कि लेमन जूस और शुगर सिरप इनका रेशो बताइए क्या होगा, तो ये 40 और 280, क्या ये 1:7 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि भाई लेमन जूस और शुगर सिरप इसका अगर मैं रेशो देखूं तो ये आएगा 1:7, विच इज योर 4th ऑप्शन, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा 4th।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अगेन एवरेज का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था। कैसे? तो देखिए पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 600 ग्राम व्हेन सम न्यू स्टूडेंट्स जॉइंस द क्लास। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है सम न्यू स्टूडेंट, मतलब कितने बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं ये भी आपको बताया नहीं है। बाद में बोल रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 3 kg क्वेश्चन में दो सिनारियो है कि पहले एक बच्चों का कुछ ग्रुप था और फिर बाद में नए बच्चे उसमें एड अप हुए। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि भी पहले एक ग्रुप था जिसमें मान लो x बच्चे थे, x बच्चों का एवरेज a था, उसमें नए दूसरे बच्चे आके ऐड हो गए। मान लो इसमें y नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड हो गए। ये y नंबर ऑफ स्टूडेंट जब इस ग्रुप में ऐड हुए तो जो कंप्लीट एवरेज बना वो नया एवरेज 600 ग्राम ज्यादा था, 600 ग्राम ज्यादा था। लेकिन किसके कंपेयर में? जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनका जो एवरेज था उसके कंपेयर में 600 बढ़ गया। मतलब इसका एवरेज अगर a है तो ये नया कंप्लीट ग्रुप का एवरेज क्या होगा? वो होगा a प्लस 0.6 kg। 0.6 kg क्यों? क्योंकि 600 ग्राम का मतलब क्या होता है? 0.6 kg, राइट। देन आपको क्या बोल रहा है कि भाई देखिए इन बच्चों के जुड़ने से इनका जो एवरेज है वो 0.6 kg से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये भी दिया हुआ है कि भाई ये जो बच्चे आए थे इनका एवरेज वेट ओरिजिनल के एवरेज वेट से 3 kg ज्यादा है। तो यहां पे देखिए आपको बोल रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज 3 kg मोर देन द ओरिजिनल स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये a है तो इनका एवरेज कितना रहेगा? a प्लस 3 kg। आई होप यहां तक क्लियर है। देन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए ये x और y जो है ना इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कंप्लीट एवरेज की बात करूं तो वो होता है a प्लस 0.6। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो मैं वही लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलूंगा एवरेज इज कंप्लीट ग्रुप का जो एवरेज आएगा वो आएगा a प्लस 0.6 इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं बात करता हूं इनके सम की, देखो x बच्चों का एवरेज है a तो इनका सम क्या होगा? x इंटू a। तो हम बोलेंगे इनका सम आएगा x इंटू a प्लस y इंटू a प्लस 3। देखिए ये सम हुआ इस ग्रुप का, ये सम हुआ इस ग्रुप का, डिवाइडेड बाय में आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहां पे है x, यहां पे है y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे x प्लस y। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ये x प्लस वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू ए अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आएगा एक्स ए प्लस वाई ए, देन x इंटू 0.6 ये हो जाएगा 0.6x। देन वैसे ही अगर मैं देखूं y इंटू 0.6 ये हो जाएगा 0.6y इज इक्वल्स टू x इंटू ए ये हो जाएगा एक्स ए, y इंटू ये a ये हो जाएगा y a, देन y इंटू 3 ये हो जाएगा 3y। आई होप यहां तक क्लियर है। सिंपल है ना। अब इसमें क्या होगा, ये एक्स ए और एक्स ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। देन वाई ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 0.6y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 0.6y उधर जाके माइनस हो गया, 3y माइनस 0.6y ये हो जाएगा 2.4y। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन इधर करने की कोशिश करूं तो मेरे पास में अब बचा है वैल्यू 0.6x किसके बराबर है? 2.4y के बराबर। तो यहां से अगर मैं देखता हूं ये y को मैं नीचे लाऊंगा तो x बाय y ये आएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 0.6 और इसे ही मैं अगर कैंसिल करूं तो ये वैल्यू आएगा 4:1। x क्या था? पुराने स्टूडेंट और y क्या था? नए स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि न्यू पुराने स्टूडेंट टू दैट ऑफ न्यू स्टूडेंट, इनका अगर हम रेशियो देखें तो वो रेशियो आपको देखने को मिलेगा 4:1 और वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, तो देखिए अभी हमने जो सॉल्व किया वो था बेसिक एवरेज का फॉर्मूला। लेकिन अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट पता है तो इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इवन आप इसमें एलिगेशन अगर लगा दो तो वो भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। पहले तो आप एक चीज समझो, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो इसमें अगर आप देखोगे तो x के पास में a यूनिट है, y के पास में a प्लस 3 यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y नंबर है स्टूडेंट जिनके पास में हर एक के पास में 3-3 यूनिट ज्यादा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो 3-3 यूनिट है y नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास में, ये सब लोगों में इक्वली अगर डिवाइड किया जाए तब हम बोलेंगे हर एक के पास में जो इक्वली आएगा ना वो आएगा 0.6। ये समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे 3 यूनिट ऑफ y ये डिवाइड किया गया x प्लस वाई लोगों में, तब जाके जो वैल्यू आया वो आया 0.6। जस्ट इसको ही सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूं तो ये इधर जाएगा, ये आएगा 3y, दिस इज 0.6x प्लस 0.6y, ये 0.6y इधर आके माइनस हो जाएगा, देन 2.4y इज इक्वल्स टू 0.6x। यहां से मैं ये y को नीचे में लेके जाऊंगा और हम लोग बोल देंगे x इज टू y, ये आएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 0.6। अगेन अगर मैं इसको ही सॉल्व करता हूं तो हम बोलेंगे x इज टू y, इसका वैल्यू होगा 4:1, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो एक तरीका इसका हो सकता है एलिगेशन का। हम बोलेंगे कि भाई x स्टूडेंट जो थे उनका एवरेज था a,
जो y स्टूडेंट थे उनका एवरेज था a+3, इन दोनों को मिलाया तो जो नया एवरेज था वो था a+0.6। नीचे में अगर ऊपर में हमने एवरेज लिखा है तो नीचे में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो थे x और इसके जो थे वो थे y। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे x और y नहीं लिख रहा हूं, बाद में हम लोग देख लेते हैं। सीधी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। तो a एंड a+0.6 इसका डिफरेंस कितना होगा 0.6, a+3 और a+0.6 इनका डिफरेंस अगर लूंगा तो ये आएगा 2.4। तो ये जो रेशो आएगा ये आएगा 4:1 और ये किसका रेशो रहेगा x:y का, और आपको यही निकालने के लिए बोला था। तो देखिए आप तीन तरीके है आपके पास में, पेपर में आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उस वैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, छोड़ने लायक नहीं था। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई फॉर नेचुरल नंबर XYZ, तो ये बोल के उसने बता दिया कि भाई XYZ जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब इसका ये हुआ कि भाई XYZ इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, और 0 नहीं हो सकता मतलब 1 या उससे ज्यादा हो सकता है, बराबर, इंटीजर वैल्यू रहेगी। अब आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि भाई XY + YZ इसका वैल्यू होता है 19, और दूसरा आपको ये दिया हुआ है कि भाई YZ + XZ इसका वैल्यू होता है 51। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई बताइए x × y × z इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है कि भाई पहला जो इक्वेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको बोल रहा है XY + YZ, XY + YZ इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 19, और दूसरा आपको वैल्यू दिया हुआ है XZ + YZ इसका वैल्यू होता है 51। तो ऐसे आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, और दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आपको XYZ का वैल्यू देखना है, और वो वैल्यू से आपको ये बताना है कि x × y × z इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं तो आप समझेंगे कि भाई ये दोनों में अगर आप देखो तो y कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x + z = 19, और इधर में अगर आप देखोगे तो दोनों में से कॉमन निकलेगा z कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा x + y = 51, z × x + y = 51। अब देखो अगर आपको ये दोनों अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको ये नंबर भी बड़े खास लग रहे होंगे। ये पहला वाला जो नंबर है 19 की एक खासियत है, 19 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और 51 भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक अच्छा ही नंबर है, क्योंकि 51 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 17 अगेन, है ना, दो प्राइम नंबर का ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। कहने का मतलब बहुत ही इजी वे से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, और दो नंबर का प्रोडक्ट 19 हो रहा है, राइट। अब आप एक चीज समझिए कि भाई मुझे पता है कि ये दो नंबर का प्रोडक्ट 19 है, तो सीधी सी बात है इसमें दो केस पॉसिबल रहेंगे, या तो y का वैल्यू 1 रहेगा या तो y का वैल्यू 19 रहेगा। लेकिन अगर y का वैल्यू 19 हुआ तो सीधी सी बात है यहाँ पे 19 प्लस समथिंग आएगा, और 19 प्लस समथिंग करेंगे तो मेरे को 51 के ऐसे दो फैक्टर लेने पड़ेंगे जो 51 से 19 से बड़े हैं, राइट। ओके, चलो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं बात करता हूँ। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई 19 के मैं दो फैक्टर निकालता हूँ, एक रहेगा 19 × 1 या फिर दूसरा रहेगा 1 × 19, ये समझ में आया। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये पहला वाला केस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x + z का वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते, क्योंकि x y z ये नेचुरल नंबर है, और क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर है तो इनका मिनिमम वैल्यू 1 1 रहेगा, एंड 1 + 1 भी रखोगे तो मिनिमम इन दोनों का सम 2 आएगा। तो इसका वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, इसलिए ये केस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और इसको देखते हुए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ y का वैल्यू 1 आएगा एंड x + z का वैल्यू 19 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर, राइट। अब आ जाते हैं इधर, इसको अगर आप देखते हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई 51 को भी अगेन आप दो नंबर में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? एक तो आप लिख सकते हो 1 × 51, दूसरा आप लिख सकते हो 51 × 1, तीसरा आप लिख सकते हो 3 × 17, और चौथा आप लिख सकते हो 17 × 3। तो इस तरीके से इसके 4 केस पॉसिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो x + y, अगेन इसका जो मिनिमम सम रहेगा वो 2 होना चाहिए, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई x y का वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड x + z का वैल्यू यहाँ पे 19 है। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे को समझ में आएगा x + y + z, ये तीनों का जो सम आएगा वो 19 + 1 मतलब 20 होना चाहिए। कहने का मतलब दो फैक्टर का सम भी 20 आना चाहिए। इसका मतलब 1 + 51 भी नहीं चलेगा, 17 + 3 20 होता है तो ये चलेगा, 3 + 17 करोगे तो ये भी चलेगा। मतलब मेरे पास में अब दो केस पॉसिबल है इसमें से,
राइट। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ, जैसे मान लो ये वाला केस मैं पहले वाले के लिए लगाता हूँ, तो इसके हिसाब से देखता हूँ तो मैं बोलूंगा z का वैल्यू मेरे को मिलेगा 3, और क्योंकि z का वैल्यू 3 मिलेगा तो मैं बोलूंगा x प्लस y का वैल्यू मुझे मिलेगा 17, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा y का वैल्यू 1 था, और y का वैल्यू 1 आप उधर ले जाके क्या कर देंगे माइनस, y का वैल्यू अगर उधर माइनस करता हूँ तो 17 माइनस 1 x का वैल्यू मिलेगा आपको 16, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि x का वैल्यू 16 आएगा एंड y का वैल्यू 1 आएगा। तो x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू 3, एक ये केस पॉसिबल हुआ। दूसरा, अब मान लो इस केस के हिसाब से लेता हूँ 17 एंड 3, तो मैं बोलूंगा z 17 मिलेगा, z का वैल्यू 17 अगर मिलता है तो अगर मैं यही वैल्यू मान लो यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे समझ में आएगा x प्लस y, इसका वैल्यू 3 आएगा, बराबर। अब x प्लस y का वैल्यू अगर 3 आ रहा है लेकिन y का वैल्यू 1 था, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 1 अगर करता हूं तो ये वैल्यू आएगा 2, इसीलिए यहां से x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा, तो यहां से x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 17। तो इस तरीके से देखो दो केस मिल रही है, एक पहली ये वाली एक ये वाली। अब मुद्दा ये था कि मुझे x y z इसके अलग सेपरेट वैल्यू नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए था वैल्यू x y z का। तो इस केस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे x y z निकालता हूँ, x into y into z, तो तीनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ये हो जाएगा 16 into 1 into 3 और ये 16 दिया 48 हो जाएगा। जबकि अगर मैं इधर बात करता हूँ तो आप देखेंगे इसका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये आएगा आपका सीधा सीधा 2 into 1 into 17 एंड 17 दूनी ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 48, है ना। यहाँ से देखो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 16 into 1 into 3, तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से 48 आ रहा है जबकि यहाँ से आपको 34 मिल रहा है, तो सीधी सी बात है मैं बोलूँगा दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना मिल रहा है 34, इसीलिए हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 34। आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सिंप्लीफाई। क्वेश्चन ईजी था, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको ये बोल रहा है कि भाई दो स्टेशन है एक्स और वाई नाम के, और दोनों से एक ए ट्रेन एक्स से निकल रही है और एक बी नाम की ट्रेन वाई से निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में से जा रही है तो उनका कभी ना कभी मीटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, देन ट्रेन ए रीच स्टेशन वाई इन 10 मिनट एंड वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। तो देखिए दोनों वर्ड में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बच्चे यहां पे करेंगे गलती। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि भाई ट्रेन ए जो है ना वो वाई पे पहुंचती है पूरे 10 मिनट में, लेकिन ट्रेन बी के बारे में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई ट्रेन बी को 9 मिनट लगते हैं आफ्टर मीटिंग ए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसे दो प्लेस है, ये बोलेंगे पहला स्टेशन है एक्स, दूसरा स्टेशन है वाई। हम ये बोलेंगे कि यहां से ए निकला और यहां से बी निकला और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं मीटिंग होगा। तो मान लेते दोनों का यहाँ पे मीटिंग हुआ, इसका मतलब मैं बोलूंगा ए जितने टाइम में यहां से यहाँ पे पहुंचा, ट्रेन बी उतने ही टाइम में यहां से यहाँ पे पहुंची होगी। ये समझ में आया। और फिर हम बोलेंगे कि ट्रेन ए को यहां से यहाँ पे जाने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, वैसे बी को मीटिंग के बाद में यहां से यहाँ पे जाने के लिए टाइम लगा है 9 मिनट। तो आपको ये तो दिया हुआ है डायरेक्टली। अब आपको ये दिया हुआ था कि ए को यहां से ये वाई स्टेशन पे जाने के लिए टोटल टाइम लगा 10 मिनट। तो अब देखिए मान लेते यहां से यहां पे जाने के लिए बी को टी टाइम लगा, तो ए को भी यहां से यहां पे जाने के लिए टी टाइम ही लगेगा। मतलब अगर ये टी मिनट है तो यहां पे भी टाइम कितना लगेगा, टी मिनट, राइट। अब ए को अगर यहां से यहां पे जाने के लिए टोटल 10 मिनट का टाइम लगता है, उसमें से ये टी मिनट है, तो डेफिनेटली यहां पे जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 10 माइनस टी, राइट। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगता है कि भाई ये डिस्टेंस को हम अगर सिर्फ इतने डिस्टेंस को देखें तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस ए ने भी ट्रेवल किया, बी ने भी ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा होता है, इनवर्स। और वो कंसेप्ट लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको अभी उतना ध्यान में नहीं रखना है, हमेशा ध्यान में रखना
कि दो लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहीं तो भी अगर मीटिंग हो रहा है तो उनके स्टार्टिंग का टाइम और उनके बाद वाले टाइम, इनके बीच में एक रिलेशन रहता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कहने का मतलब वो जो 3 टर्म्स आती है वो हमेशा जीपी में होती है। अच्छा, अभी मैं इस पे बात करता हूं, t इंटू टी अगर मैं बोलता हूं तो ये आएगा टी स्क्वायर, और यहां पे आएगा 9 इंटू 10 माइनस टी, तो ये आएगा 9 इंटू 10 माइनस टी, राइट। तो इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा टी स्क्वायर, 9 इंटू 10 ये हो जाएगा 90, एंड माइनस 9 इंटू टी मतलब माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस 90, राइट। तो ये वाली टर्म अगर इधर आ जाए तो ये लिखा जाएगा टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे 90 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम आता है प्लस 9। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर मिलेंगे आपको, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 15 इंटू 6 है ना, 15 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 90, और मुझे प्लस 9 चाहिए इसलिए प्लस 15 माइनस 6। अब हम बाद में दोनों के साइन क्या कर देंगे, चेंज, इसीलिए t का वैल्यू आएगा माइनस 15 और t का वैल्यू आएगा 6। अब t क्योंकि इसमें टाइम है तो t का वैल्यू डेफिनेटली निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, t का वैल्यू आएगा 6। ये समझ में आया। अब क्योंकि t का वैल्यू 6 आया, मुझे ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भी बताइए b को यहां से एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा। तो मैं बोलूंगा टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है b का तो हम बोलेंगे t प्लस 9 लगा, और क्योंकि t का वैल्यू मुझे 6 मिल गया था तो हम बोलेंगे 6 प्लस 9, इसीलिए फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मिनट। फाइनली इसका आंसर आएगा 15 मिनट, राइट। तो इसीलिए अगर आप इसको ऑप्शन वाइज देखोगे तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, फाइनल आंसर आएगा आपका 15 मिनट, राइट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर इज 13 व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड इन इट, द एवरेज ऑफ दिस 4 इंटीजर रिमेन्स एन ऑड इंटीजर, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। तो देखो आपको 4 ऑप्शन दिए 3, 4, 5 एंड 1, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान वाला था, मतलब विद इन सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि भाई 3 इंटीजर थे, वो 3 इंटीजर का जो एवरेज आएगा वो 13 आता है। बोल रहा है ये 3 जो वैल्यूज थी इसमें एक और वैल्यू को ऐड कर दिया n नाम की, और उसके कारण जो उनका एवरेज आया वो एक ऑड इंटीजर आया, राइट। इसमें 2 वर्ड है, एक तो ऑड है और दूसरा इंटीजर है। ऑड का मतलब ऑड रहेगा और इंटीजर का मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, है ना, मतलब एक नॉर्मल वैल्यू चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। आपको ये बोल रहा है कि भाई 3 नंबर थे, ये 3 नंबर का जो एवरेज था वो एक इंटीजर वैल्यू था, और इसका जो एवरेज था वो 13 था। तो आप देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर का एवरेज अगर 13 है तो सीधी सी बात है इसका जो सम आएगा वो आएगा 39, राइट। कैसे निकाला, 3 इंटू 13, ये वैल्यू आया 39, मतलब ये 3 नंबर का सम होता है 39। अब आपको बोल रहा है कि भाई इन 3 नंबर में उन्होंने एक नंबर ऐड किया, वो एक नंबर कौन सा था, n। तो अगर n को इसमें ऐड किया तो वो बोल रहा है इन सब का, चारों का जो टोटल एवरेज आएगा वो एक ऑड इंटीजर होगा। तो सीधी सी बात है, ऑलरेडी जो सम था वो 39 था, इसमें आपने एक और नंबर ऐड कर दिया n, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। क्यों, क्योंकि मैं एवरेज निकाल रहा हूं। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम था 39 प्लस n, उसको 4 से डिवाइड किया, और इसका जो आंसर आएगा ये होना चाहिए ऑड इंटीजर, मतलब इंटीजर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ऑड होगा। अब आपके पास में 4 ऑप्शन दिए, अब 4 ऑप्शन से जाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 5 एंड 1। तो आप देखिए जस्ट पुट करके देखो, अगर मान लो मैंने इसका 3 यहां पे रखा तो 39 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 42, और 42 4 से डिवाइड नहीं होता तो आंसर इंटीजर नहीं आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर आप 4 रखते हो 39 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 33, अगेन 33 भी डिवाइड नहीं होगा, कैंसल। देन 5 रखते हो 39 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 34, अगेन 39 प्लस 5 अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 44, और 44 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा और उसका वैल्यू आएगा 11, और 11 क्योंकि इंटीजर भी है और ऑड भी है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। 39 प्लस 1 अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 40, एंड 40 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आएगा 10,
और क्योंकि 10 आएगा तो 10 इंटीजर तो रहेगा लेकिन ऑड नहीं रहेगा, इसीलिए ये चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 5, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, पिंकी इज स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर, सपोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी एंड द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर in the queue is 3:5. If the total number of person in the queue is less than 300, तो ये बोल रहा है कि भाई सारे बंदे जो मिला के अगर आप देखोगे तो वो 300 से कम रहेंगे, तो वो बोल रहा है देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी। तो ये बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था यार, अगेन, राइट। देखिए इसमें अगर हम बात करें, मान लो ये पिंकी है, पिंकी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो आपको क्या बोला हुआ है, आपको ये बोला हुआ है कि पिंकी के आगे में जितने बंदे हैं और पिंकी के पीछे जितने बंदे हैं, इन दोनों का अगर आप रेशो देखो तो आपको रेशो दिया हुआ था 3:5, मतलब अगर ये 3 यूनिट है तो ये कितने रहेंगे 5, लेकिन क्योंकि 3 और 5 ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशो है, तो हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। सपोज मान लेते हैं पिंकी के आगे, ये पिंकी है, पिंकी के आगे मान लेते हैं 3x बच्चे हैं, तो पिंकी के पीछे कितने बच्चे होंगे 5x, राइट। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ये 3x ये 5x, टोटल कितना हुआ 8x, और पिंकी उसमें खुद एक है तो 8x + 1 करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा 8x + 1, लेकिन ये जो वैल्यू है ये दिया हुआ है कि 300 से छोटा है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 300 से छोटा होगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आप ये बताइए पिंकी के आगे में मैक्सिमम कितने बंदे खड़े होंगे, आपको इसका वैल्यू बताना है। देखिए अगर आपको ये इसका वैल्यू मैक्सिमम बताना है तो आपको x का वैल्यू मैक्सिमम लाना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे अगर हम बोलेंगे 8x इज लेस देन 300 - 1, तो ये वैल्यू आएगा 299। ये बस समझ भाई, 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आएगा x इज लेस देन, 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24, यहाँ पे बचेगा 5, 59 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 56, मतलब 50, ये हो जाएगा 8 7 56। देन आपका वैल्यू पॉइंट में आएगा। देखो अभी पॉइंट में जो भी आए मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं x का वैल्यू 37 पॉइंट समथिंग से छोटा है, और क्योंकि x ये वैल्यू इंटीजर में होगी, क्योंकि 3 इंटू इंटीजर वैल्यू रहेगा तब नंबर ऑफ पर्सन इंटीजर आएगा, बराबर। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू 37 पॉइंट समथिंग से छोटा है और एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए मैं बोलूंगा x का वैल्यू डेफिनेटली मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूं 37। आई होप यहां तक क्लियर है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालना था 3x का, तो मैं बोलूंगा 3 × 37, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 7 ये हो जाएगा 21 एंड इधर आ जाएगा आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका 111। 111 लोग पिंकी के आगे हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। आई होप क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था। आपको समझ में आएगा अगर कोई बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आया और मान लो अगर उसको स्टार्टिंग में ये क्लिक ही नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन को करना कैसा है, वो अच्छा खासा टाइम लेके जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ट्रैप था ये, लेकिन अगर मान लो बंदे को थोड़ा सा भी क्लिक कर जाता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे ऐसे करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि भाई अंकिता buys 4 kg केशव्स, 14 kg peanut and 6 kg almond when the cost of 7 kg keshav is same as that of 30 kg peanut and 9 kg almond। बाद में बोल रहा है she mixes all the 3 nuts and mark a price for the mixture in order to make a profit of 1752 rupees। She sells 4 kg of the mixture at the mark price and the remaining at a 20% discount on the mark price, thus making a total profit of 744 rupees। Then the amount in rupees that she spent in buying almond is, right। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में एक पहले तो स्टेटमेंट दिया था उसने कि भाई when the price of 7 kg केशव is same as that of 30 kg peanut और 9 kg almond, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई इसमें आपको बोल दिया है कि भाई 7 kg केशव किसके बराबर है
तो आपको बोल रहा है कि भाई 30 kg पीनट एंड बाद में बोल रहा है 9 kg आलमंड। ये बोल रहा है सबका प्राइस सेम होता है, ये तो मेन स्टेटमेंट दिया था इसमें। तो सीधी सी बात है, अगर ये सबका वैल्यू सेम है, मान लेते हैं इन सबका एलसीएम ले लो, तो 7 और 3 इसका एलसीएम होता है 7 या 21, और फिर 21 और 9 इसका एलसीएम आ जाएगा 63। मान लेते हैं ये सबका वैल्यू होता है 63x। ये इजी होगा आपको हर एक का प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो 7C का वैल्यू अगर 630x मान लिया जाए, तो मैं बोलूंगा यहां से 1 kg केशव का वैल्यू कितना होगा, ये 7 9 63 हो जाएगा, मतलब 90x। 1 kg पीनट का प्राइस कितना होगा, तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 21x। वैसे ही 9A का वैल्यू अगर 630 बोल दिया जाए, तो A का वैल्यू आएगा 70x। मतलब 1 kg आलमंड कितने का होता था, 70x का। ये हुआ कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई देखिए, बंदे ने पहले 4 kg केशव खरीदे, 14 kg पीनट खरीदे और 6 kg आलमंड खरीदे, और ये सबका जो टोटल प्राइस था उसको उसने पहले क्या किया, तीनों को मिला दिया, और तीनों को मिलाने के बाद में उसका जो मार्क प्राइस था वो कुछ इस तरीके से रखा कि उसको जो प्रॉफिट होगा वो 1752 रुपए का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मार्क प्राइस भी आएगा और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी आएगा, बराबर। अब आप एक चीज समझिए कि भाई जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, इसका प्राइस बढ़ा के उसने कुछ इस तरीके से रखा कि बंदे को प्रॉफिट होगा 1752 रुपए का। ये हुआ मार्क प्राइस। इधर हम बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, टोटल कितना केजी खरीदा, तो 4 kg केशव खरीदा, 14 kg पीनट खरीदा और 6 किलो आलमंड खरीदा। तो 4 + 14 + 6 अगर आप करते तो ये आएगा 24 किलो। मतलब टोटल जो नट्स थे वो 24 किलो के थे। अब आप एक चीज समझिए कि भाई अगर वो उसी मार्क प्राइस पे बेचता तो वो बोल रहा है कि 1752 रुपए का उसको प्रॉफिट होता, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने 4 kg जो मिक्सचर था उसको तो मार्क प्राइस पे बेच दिया, लेकिन जो बचा हुआ मतलब कितना हुआ, 24 में से 4 किलो माइनस कर दो, बचा इसमें 20 किलो। अब वो बोल रहा है ये जो 20 किलो बचा हुआ मिक्सचर है उसको उसने 20% डिस्काउंट देके बेचा। सीधी सी बात है, अगर डिस्काउंट दिया तो अब कम प्रॉफिट होगा। तो पहले के कंपेयर में अब कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो अब आपको बोल रहा है 744 रुपीज का ही प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जो पहले 1752 रुपए का प्रॉफिट होता था अब वो 744 का होगा। तो 1752 में से 744 में क्या कर दूंगा माइनस, और ये वैल्यू आएगा आपका 1008। मतलब 1008 रुपए कम प्रॉफिट होता है। तो आप सोच के देखिए कि ये जो कम प्रॉफिट हो रहा है ये किसके कारण हो रहा। तो सीधी सी बात है, मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई 20 किलो का जो मार्क प्राइस रहेगा उस पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया, और 20% जैसे कि हमें पता है 1/5 होता है, इसीलिए मैंने बोला 20M का 1/5। 20M क्या था, यहाँ पे 1 किलो का मार्क प्राइस मैंने अज्यूम किया M रुपीज, तो 20 किलो का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 20M। इसका 20% ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू मैं बोल सकता हूं 1008 रुपए है, और यही एक्चुअली इसमें अगर आप देखोगे तो क्लिक की पॉइंट था। मतलब अगर आपको ये समझ में आया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 से अगर आप इसको देखोगे तो ये कटेगा 252 बार। मतलब 1 किलो का मार्क प्राइस जो होगा वो 252 रुपए होगा। ये समझा क्या, राइट? अब 1 किलो का मार्क प्राइस अगर इतना है तो सीधी सी बात है, बंदी ने 1 किलो नहीं खरीदा था आर्टिकल, टोटल नट्स उसके पास में कितने थे 24 किलो। तो मैं 24 किलो का मार्क प्राइस निकाल सकता हूं। 24 किलो का मार्क प्राइस कैसे निकाला जाएगा, तो 24 गुना 1 किलो का मार्क प्राइस विच इज 252, तो ये हो जाएगा 252, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, 24 को 252 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसमें से उस मार्क प्राइस में से ये जो प्रॉफिट है उसको क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 kg नट्स इज गिवन बाई 24 गुना ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 252 माइनस 1752 रुपए। ये समझा क्या? इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो 24 गुना 2 ये हो जाएगा 48, इसीलिए 8 कैरी 4, 24 गुना 5 120, और 4 करोगे तो ये हो जाएगा 124, कैरी 12 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 और 12 ये हो जाएगा 6048। यहां तक क्लियर है? अब ये 6048 क्या है, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आप एक चीज समझिए, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, तो सीधी सी बात है, मैं बोलूंगा बंदी ने जो जो आर्टिकल खरीदे उसका जो खर्चा होगा वो टोटल कितना रहा होगा 6048 रुपए। सीधी सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, आपको ये दिया हुआ था कि भाई बंदी ने क्या क्या खरीदा।
तो आप मुझे बताइए बंदी ने क्या क्या खरीदा था। बंदी ने क्या खरीदा था, 4 केजी केशो खरीदा था, 14 केजी उसने पीनट खरीदा था और उसने 6 किलो आलमंड खरीदा था। और ये जो टोटल कॉस्ट रहेगा वो आएगा 6048 रुपए। ये समझा? नहीं, ये 6048 इसका प्राइस हुआ, उसमें से 1752 रुपए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसी में से मैं पहले 1752 रुपए माइनस कर देता हूं। 8 माइनस 2 ये हो जाएगा 6, ये 14 माइनस 5 अगर मैं कर दूं, 14 माइनस 5 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 59, 59 माइनस 17 अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 5 माइनस 1 मतलब ये 4, 4296 ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 4296, इतना हुआ कॉस्ट प्राइस, राइट। अब आप एक चीज समझिए कि भाई 2 से मैं अगर दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 7P, ये हो जाएगा 3A इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 213214 इतना हो जाएगा इसका वैल्यू, बराबर। अब एक केशो का कितना प्राइस होता है, तो एक केशो का 1 किलो केशो का प्राइस होता है 90x, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 90x प्लस 7 टाइम्स पीनट, पीनट का वैल्यू है 21x, देन आ जाएगा 3 टाइम्स आलमंड, आलमंड का वैल्यू है 70x और ये हो जाएगा 2148, बराबर। इसे ही मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 90 गुना 2, ये हो जाएगा 180x, ये हो जाएगा आपका 147x और ये हो जाएगा 210x, ये हो जाएगा आपका 2148, राइट। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देखिए यहां पे आ जाएगा 7, देन उसके बाद में 1 और 4 5, 5 और 8 13, 3 हो जाएगा, कैरी 1 3 और 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 537x और ये हो जाएगा आपका 2148। तो सीधी सी बात है 537 और 2148 ये कितने बार कटेगा, 4 बार, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 4। लेकिन आप एक चीज समझिए, आपको x का वैल्यू निकालना था क्या, नहीं, आपको क्या निकालना था, आपको ये पूछा था कि भी बंदी ने बताइए आलमंड पे कितने रुपए खर्च किए। अब आलमंड खरीदे कितने थे, तो आलमंड खरीदे थे उसने 6 किलो, तो सीधी सी बात है मुझे 6A का वैल्यू निकालना है। मैं बोलूंगा 6A का अगर मैं बात करता हूं तो 6A 1 किलो आलमंड कितने का होता था, 70x का, तो यहां पे बोलेंगे 6 इंटू 70 इंटू x, x का वैल्यू आया 4, तो ये हो जाएगा 742 मतलब 420 गुना 4 और इसे ही अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 1680। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 6 किलो आलमंड टोटल कितने रुपए का पड़ा होगा बंदी को, 1680 रुपए का। और आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो आप जैसे कि देख सकते होंगे, देखो कंसेप्ट वाइज देखें तो क्वेश्चन इजी है, बट कैलकुलेशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा लेंथी है। इतने ही टाइम में आप 2 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में अगर किसी ने मान लो अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना तो फिर पूरा गेम इसी का रहता है ना। आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन कौन सा करने वाले हो, कौन सा नहीं करने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बलून्स among 4 children such that each child get some balloons but no child get an odd number of balloons। तो ये बोलना चाह रहा है सीधा सीधा कि भाई आइडेंटिकल बलून्स थे कितने, 20, उसको 4 बच्चों में बांटा गया। शर्त ये थी कि भाई हर बच्चे को कम से कम एक तो भी मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी ऑड नंबर ऑफ बलून नहीं मिले, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का और बहुत इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड है, राइट। तो इसमें अगर मैं देखूं तो देखिए आपको ये बोल रहा है कि भाई 4 बच्चे और चारों को जो नंबर ऑफ बलून्स मिलेगा वो ऑड नहीं होगा, और ऑड नहीं होगा मतलब ही क्या होगा, इवन होगा, राइट। तो मान लेते हैं पहले वाले बच्चे को 2A नंबर ऑफ बलून्स मिला, सेकेंड वाले को 2B नंबर ऑफ बलून मिला, तीसरे को 2C नंबर ऑफ बलून मिला और चौथे वाले को 2D नंबर ऑफ बलून मिला, और ये सबका एडिशन मैं बोलूंगा टोटल 20 नंबर ऑफ बलून्स है, राइट। यहां पे ABCD क्या है, तो ABCD आर नेचुरल नंबर, राइट, क्योंकि इसका वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो वो नहीं चलेगा, मिनिमम आपको 1 तो भी रखना पड़ेगा, राइट। तो मैं बोलूंगा दोनों साइड से आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे और आपको यहां से ही समझ में आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D इसका वैल्यू 10 आएगा। मतलब ये हुआ कि चारों वेरिएबल का जो एडिशन आएगा वो 10 आएगा, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली अब ये बना कि भाई आप ये बताइए ये जो 10 है
ये 10 को हम 4 ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और चारों के जो 10 के 10 एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है। तो हमारे पास में तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि भाई 10 एलिमेंट को 4 ग्रुप्स में अगर मैंने डिवाइड करना है तो हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लो m ग्रुप्स को मैंने n एलिमेंट्स में m एलिमेंट्स को n ग्रुप्स में अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है m-1 cn-1, और इसमें होता है कि भाई हर एक के पास में कम से कम तो भी एक तो भी जाएगा, मतलब किसी के पास में भी किसी का भी वैल्यू 0 नहीं होगा, ये इसका कंडीशन होता है, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में m का वैल्यू है 10, तो ये होगा 10-1 cn-1, n का वैल्यू आएगा आपका 4, क्योंकि 4 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर रहे हो। तो 10-1 इज 9, इसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये 9 हो जाएगा और 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 9c3। अब 9c3 को अगर मैंने सॉल्व करना है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 4 × 3 12 और 12 × 7 84। मतलब ये हुआ टोटल 84 वेज रहेंगे कि हम 20 बलून को 4 बच्चों में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक बच्चे को कम से कम एक तो भी मिलेगा और किसी को भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, राइट। तो ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बलून्स among 4 children such that each child get some balloons but no child get an odd number of balloons। तो ये बोलना चाह रहा है सीधा सीधा कि भाई आइडेंटिकल बलून्स थे कितने 20, उसको 4 बच्चों में बांटा गया। शर्त ये थी कि भाई हर बच्चे को कम से कम एक तो भी मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी ऑड नंबर ऑफ बलून नहीं मिले, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का और बहुत इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड है, राइट। तो इसमें अगर मैं देखूं तो देखिए आपको ये बोल रहा है कि भाई 4 बच्चे और चारों को जो नंबर ऑफ बलून्स मिलेगा वो ऑड नहीं होगा, और ऑड नहीं होगा मतलब ही क्या होगा, इवन होगा, राइट। तो मान लेते हैं पहले वाले बच्चे को 2a नंबर ऑफ बलून्स मिला, सेकेंड वाले को 2b नंबर ऑफ बलून मिला, तीसरे को 2c नंबर ऑफ बलून मिला और चौथे वाले को 2d नंबर ऑफ बलून मिला, और ये सबका एडिशन मैं बोलूंगा टोटल 20 नंबर ऑफ बलून्स है, राइट। यहाँ पे ABCD क्या है, तो ABCD आर नेचुरल नंबर, राइट, क्योंकि इसका वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो वो नहीं चलेगा, मिनिमम आपको एक तो भी रखना पड़ेगा, राइट। तो मैं बोलूंगा दोनों साइड से आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे और आपको यहां से ही समझ में आ जाएगा a + b + c + d, इसका वैल्यू 10 आएगा। मतलब ये हुआ कि चारों वेरिएबल का जो एडिशन आएगा वो 10 आएगा, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली अब ये बना कि भाई आप ये बताइए ये जो 10 है, ये 10 को हम 4 ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और चारों के जो 10 के 10 एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है। तो हमारे पास में तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि भाई 10 एलिमेंट को 4 ग्रुप्स में अगर मैंने डिवाइड करना है तो हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लो m ग्रुप्स को मैंने m एलिमेंट्स को n ग्रुप्स में अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है m-1 cn-1, और इसमें होता है कि भाई हर एक के पास में कम से कम तो भी एक तो भी जाएगा, मतलब किसी के पास में भी किसी का भी वैल्यू 0 नहीं होगा, ये इसका कंडीशन होता है, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में m का वैल्यू है 10, तो ये होगा 10-1 cn-1, n का वैल्यू आएगा आपका 4, क्योंकि 4 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर रहे हो। तो 10-1 इज 9, इसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये 9 हो जाएगा और 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 9c3। अब 9c3 को अगर मैंने सॉल्व करना है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 4 × 3 12 और 12 × 7 84। मतलब ये हुआ टोटल 84 वेज रहेंगे कि हम 20 बलून को 4 बच्चों में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक बच्चे को कम से कम एक तो भी मिलेगा और किसी को भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, राइट। तो
ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिंपली दो इक्वेशन दिए हुए हैं और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक आज बहुत स्टार्टिंग में ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए, इसका वैल्यू होता है 14 और दूसरा इक्वेशन दे रहा है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, इसका वैल्यू होता है 28। तो आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी, इसका वैल्यू निकाल, राइट। तो देखिए इसको अगर आप देखो तो बहुत ही आसान था, ठीक है। कैसे, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब में a कॉमन आएगा, मैं a कॉमन निकाल लेता हूं, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस 1 और ये इसका वैल्यू होगा 14। इधर बात करते हैं, दोनों में से b कॉमन निकलेगा तो यहां पे आएगा b प्लस a प्लस 1 और इसका वैल्यू 28, राइट। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रही है कि भाई 14 के ऐसे दो फैक्टर और यहाँ पे 28 के दो फैक्टर निकलेंगे, राइट। क्योंकि देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे 14 आ रहा और दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे 28 आ रहा। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ना, ये दोनों में कॉमन है। तो आप देखिए 14 के ऐसे दो फैक्टर और 28 के ऐसे दो फैक्टर जिसमें दोनों में एक चीज कॉमन है, तो वो चीज क्या हो सकती है। तो एक तो मैं इसको 1 इंटू 14 लिखूंगा, 1 इंटू 28। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये 1 है, लेकिन ये 1 नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा आएगा, राइट। तो ये 1 तो नहीं हो सकता। अच्छा फिर दूसरा क्या हो सकता है, 2 गुना 7 हो सकता है और ये 2 गुना 14 हो सकता है, बराबर। लेकिन आप एक चीज समझिए कि अगर a प्लस बी प्लस 1 का वैल्यू अगर 2 है तो b का वैल्यू 14 कैसे हो सकता है। डेफिनेटली b का वैल्यू छोटा रहेगा इससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा दूसरा, अगर मान लो मैंने इसको 7 रखा तो ये 2 रहेगा और अगर इसको मैंने 7 रखा तो ये 4 रहेगा। कहने का मतलब अगर ये a प्लस बी प्लस 1 का वैल्यू अगर 7 है, राइट, तो b का वैल्यू यहां से आएगा 4 और यहां से a का वैल्यू आएगा 2। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखिए सेटिस्फाई होता है क्या, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और ये सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मैं बोलूंगा a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 4 आएगा और बस। अब a और b का वैल्यू मिल गया, मुझे चाहिए था 2a प्लस b का वैल्यू, तो हम बोलेंगे 2a प्लस b इज 2 टाइम्स 2 प्लस b का वैल्यू है 4, 4 प्लस 4 ये वैल्यू कितना आएगा 8, और यही वैल्यू आपको निकालनी थी, राइट। अब देखिए इसमें मैंने कैसा किया, मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड यूज किया। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते थे। इसमें आप इक्वेशन बना के चलते, आप एक बार दोनों को ऐड करते, एक बार दोनों को माइनस करते, वो भी एक अप्रोच हो सकता था। लेकिन एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप दोनों में क्या कर सकते थे, दोनों इक्वेशन को आप सिंपली डिवाइड कीजिए। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो आप देखिए ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपको सिंपली b बाय a का वैल्यू आएगा 28/14 और यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा 2:1। ये समझ में आया। अब एक चीज समझिए कि भाई अगर ये रेशो है तो रेशो से मुझे बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है। अगर मान लेते a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू मान लेते 2 ही है, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूं तो 1 + 2 इज 3, 3 + 1 4, लेकिन 14 जो होता है ना वो 4 से डिवाइड ही नहीं होता, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। मान लेते हैं a का वैल्यू 2 रहेगा तो b का वैल्यू 4 रहेगा। ये सोच के देखते हैं, तो आप देखो ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा और ये 2 + 4 6, 6 और 1 7, क्योंकि 14 ये 7 से डिवाइड होता है। मैं बोलूंगा यही मेरा करेक्ट आंसर है, राइट। मेरे को डायरेक्टली ही वैल्यू मिल जाएगी, ये भी एक तरीका हो सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 8, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। ओके देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ विलेज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 5:4 and the ratio of the number of male literate to female literate is 2:3 and the ratio of the number of illiterate male to the illiterate female is 4:3. If 3600 male in the village are literate then the total number of female in the village is. तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा है ना डायग्रामेटिकल अप्रोच से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई एक विलेज है, विलेज में अगर आप देखोगे तो 2 तरीके के लोग हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, राइट। ये मेल में भी अगर आप देखोगे तो 2 तरीके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं जो अनपढ़ गवार है, जो पढ़े लिखे हैं जो अनपढ़ गवार है, राइट। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं और ये जो पढ़े लिखे हैं फीमेल,
इन दोनों का आपको रेशो दिया हुआ है, और उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोनों का रेशो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो आपको बोला क्या है, आपको ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले जो मेल और फीमेल है इसका रेशो होता है 5:4, ये आपको दिया हुआ है। देन आपको ये दिया हुआ है कि जो पढ़े लिखे मेल है और जो पढ़ी लिखी फीमेल है इन दोनों का रेशो होता है 2:3। और बाद में आपको ये भी दिया हुआ है कि जो अनपढ़ गवार मेल है और जो अनपढ़ गवार फीमेल है इनका रेशो होता है 4:3। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा है कि भाई अगर मेल लिटरेट ये है 3600, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3600, तो आपको बोल रहा है बताइए देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेजेस। तो आपको ये बोल रहा है टोटल फीमेल कितनी है विलेज के अंदर, आप ये बताइए, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज समझिए कि भाई 2 यूनिट यानी 3600, तो 1 यूनिट यानी हुआ 1800, 1 यूनिट यानी 1800, तो यहाँ पे ये 2 और 3 का रेशो था, तो 2 यानी 3600, तो मैं बोलूंगा इधर में ये वैल्यू कितना आएगा 5400, है ना, 5400। 1 यूनिट 1800, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 5400। तो अब मेरे पास में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। अच्छा, इधर का मेरे पास में कुछ भी आइडिया नहीं है, राइट। मुझे ये पता है कि इनका और इनका रेशो 4:3 का है, तो मैं बोलूंगा ये 4x रहेगा, तो ये 3x रहेगा। और मुझे पता है कि इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों का जो रेशो आएगा वो 5:4 का आएगा, राइट। तो करते हैं सॉल्व। हम बोलेंगे ये आएगा 3600 प्लस 4x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 5400 प्लस 3x, 5400 प्लस 3x, और इसका जो वैल्यू आएगा अगर मैं रेशो ले रहा हूं तो ये मेल टू फीमेल ही आएगा, और उसका रेशो जो आएगा वो 5:4 का आएगा, राइट। तो मैं सिंपली यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं दोनों का क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे ये 4 गुना 36, मतलब ये हो गया आपका 14400, 4 इंटू 4x ये हो जाएगा 16x, देन उसके बाद में 5400 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपका 27000, देन उसके बाद में 5 गुना 3 मतलब ये हो जाएगा 15x, तो ये 15x इधर आके माइनस हो जाएगा, 16x माइनस 15x x हो जाएगा, और 27000 में से 14400 क्या करने पड़ेंगे माइनस। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0 0, ये हो जाएगा 6, देन उसके बाद में ये 6 माइनस 4 मतलब 2, और ये आएगा 1, मतलब x का वैल्यू आएगा 12600, राइट। अब ये वैल्यू आया x का। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा था कि भाई फाइंड फीमेल इन द विलेज, आपको ये फीमेल का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो आप देखिए x का वैल्यू 12600 है, तो मैं पहले ये 3x का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 गुना 12600, इसे सॉल्व करते हैं 0 0, 6 तिया 18, 12 तिया 36 और 1 से 30, तो 37800 ये फीमेल यहां पे हो गई जो अनपढ़ गवार है, और पढ़ी लिखी फीमेल है 5400। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो मुझे फीमेल टोटल मिल जाएगी, इसे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, 8 और 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 8 और 5 मतलब ये हो जाएगा 13, और 1 इधर आएगा 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 43,200, राइट। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, राइट।